इंजरी, बहुत सारी चीजें हैं जो रेडियल नर्व पैल्सी या रेडियल नर्व इंजरी कर सकती हैं या रेडियल नर्व को ट्रॉमा कर सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं उन 5 कॉमनेस्ट कारणों की बात करूंगा जिसमें रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। सबसे कॉमन जो कॉज है वो होता है ट्रॉमा में, और जिसमें होता है हमारा ये जो बोन है ह्यूमरस का फ्रैक्चर। 60% ऑफ रेडियल नर्व ट्रॉमा केसेस वी सी उसमें ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर होता है। यूजुअली ये जो फ्रैक्चर होता है, कॉमनेस्ट कॉज इसका होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जो लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दूसरा कारण होता है फॉल फ्रॉम हाइट या गिर जाना। यूजुअली इंडियन पॉपुलेशन में यंग मेल्स में भी और एडल्ट फीमेल्स में भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण हमारी बोन्स कमजोर हो जाती हैं और एक ट्रिवियल गिरने की वजह से भी एक इंजरी और फ्रैक्चर होकर ये रेडियल नर्व का ट्रॉमा हो सकता है। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण है प्रेशर, कि प्रेशर की वजह से अगर हो रहा है तो रेडियल नर्व पैल्सी हो सकती है। कई साइट्स हैं जहां पर रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। कई बार जिसको हम सैटरडे नर्व पैल्सी कहते हैं, गलत पोजीशन में सोने से, जैसे कोई चेयर पर हाथ किसी चीज पर ऐसे रखकर सो गया कि इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, जो कि रेडियल नर्व की टेरिटरी में आता है, तो उसको भी हम सैटरडे नाइट पैल्सी बोलते हैं। उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से भी रेडियल नर्व को ट्रॉमा हो सकता है। तीसरा कॉमनेस्ट कारण है स्पोर्ट्स इंजरीज। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, इवन फुटबॉल खेलते हैं, जहां भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, किसी भी व्यक्ति के गिरने से, गलत पोजीशन में हाथ स्ट्रेच्ड है, हाथ टेढ़ा है, उसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन उसमें भी रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है। कई बार खींचने की वजह से, ब्रेकियल प्लेक्सस के कंपोनेंट होने की वजह से भी रेडियल नर्व इंजरी हो सकती है। उसके अलावा गलत पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर होता है कई बार कोई स्वेलिंग या ट्यूमर, कोई गांठ है जो प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से रेडियल नर्व पे ट्रॉमा हो रहा है। इसमें कैंसर की गांठ भी हो सकती है, सामान्य गांठ भी हो सकती है। और आखिरी जो चीज होती है, जो सबसे कम केसेस में होती है, वो है न्यूरोपैथी, रेडियल नर्व की न्यूरोपैथी। तो इन सारी चीजों में रेडियल नर्व का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रॉमा होता है। सबसे कॉमन होती है फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर, उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके बाद कंप्रेशन न्यूरोपैथीज, ये सबसे कॉमन है। फिर ऑफ कोर्स ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का पार्ट भी ये हो सकता है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो इनका जो मैनेजमेंट है वो हर केस का अलग है। जो फ्रैक्चर्स का होता है उसमें प्राइमरीली फ्रैक्चर को ठीक करना और उसी टाइम पर रेडियल नर्व को चेक कर लेना कि उस वक्त जब फ्रैक्चर को सेट किया है उस वक्त रेडियल नर्व को चोट लगी है कि नहीं। सिमिलरली कंप्रेशन न्यूरोपैथी में इन्वेस्टिगेट कर उस कंप्रेशन को रिलीज करना हमारा टारगेट होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज में हमें देखना होता है कि सिर्फ नर्व की इंजरी हुई है कि मसल के टेंडन की इंजरी हुई है। तो इस तरह हम स्पोर्ट्स इंजरीज में रेडियल नर्व को आगे इन्वेस्टिगेट करके उसका एक्शन लेते हैं। फिर एज अ पार्ट ऑफ न्यूरोपैथी में हम मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और नर्व बायोप्सी या नर्व शीथ बायोप्सी कर ये पता लगाते हैं कि कारण क्या है और उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इफ इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, देन हम उसको एज अ ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट समझकर उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये टॉप 5 कारण मैं एक बार फिर बोलूंगा। सबसे कॉमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में फ्रैक्चर हो जाना, फॉल में फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो जाना जिसमें रेडियल नर्व पैल्सी होती है। उसके अलावा कंप्रेशन न्यूरोपैथीज, उसके अलावा मेडिकल न्यूरोपैथीज, उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज, उसके अलावा गलत पोजीशन में सो जाना, एंड लास्टली एज अ पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और अ ब्रेकियल प्लेक्सस सिंड्रोम, रेडियल नर्व कैन बी ट्रॉमेटाइज्ड। रेडियल नर्व कंप्रेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत कई जगहों पर हो सकता है। रेडियल नर्व हमारे यहाँ से पोस्टीरियर कॉर्ड से बनती है और पोस्टीरियर कॉर्ड की आगे कंटिन्यूएशन ही है एक तरह से। एक्सिलरी नर्व के बाद जो भी कंपोनेंट रह जाता है वो रेडियल नर्व में होता है। तो अगर कंप्रेशन नेक में या एक्सिला में हो रहा है तो उसके क्या साइंस और सिम्टम हो सकते हैं। अगर नेक में कोई कंप्रेशन कोई चीज कर रही है, कई बार स्वेलिंग भी हो सकती है उसकी। कई बार वो प्रेशर जब डालती है तो पूरे कोर्स पे, यानी ट्राइसेप्स के फंक्शन से लेके आगे जो पूरा फंक्शन है रेडियल नर्व का, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर वो बहुत ही प्रॉक्सिमल क्या कहते हैं कंप्रेशन है। अगर और ज्यादा ऊपर नेक में है तो कई बार एक्सिलरी नर्व का फंक्शन भी जा सकता है। पोस्टीरियर कॉर्ड से अगर हम देखें, अगर वहां पर कोई कंप्रेशन हो रहा है तो उसका साइन है नॉट ओनली ट्राइसेप्स एंड द एंटायर रेडियल नर्व फंक्शन बट फंक्शन ऑफ द डेल्टॉइड आल्सो व्हिच इज सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व। कहने का मतलब ये है कि अगर नेक में है तो पोस्टीरियर कॉर्ड पे कंप्रेशन हो सकता है। नेक में कई बार स्वेलिंग आती है, कई बार और भी स्ट्रक्चर जैसे अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, इन पे भी कंप्रेशन होगा तो इनके भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा साइट ऑफ कंप्रेशन होता है जब रेडियल नर्व एक टनल से यहाँ से निकल रही होती है पीछे से, तो इस एरिया में अगर कंप्रेशन होता है तो यूजुअली ट्राइसेप्स की ब्रांचेस तो बच जाती है। तो जो हमारा एरिया ऑफ जिस एरिया को हम बोलते हैं जहां पर टिंगलिंग नमनेस है, वो इससे आगे के सारे हिस्से में टिंगलिंग नमनेस होती है इनिशियली शुरू के पार्ट में, और आगे जाकर जो आगे का पार्ट है जो हमारी हथेली को, उंगलियों को उठाने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम को ये पैरालाइज कर सकता है। तो दूसरी साइट हो गई
यहाँ पर टनल में। तीसरी साइट होती है सुपाइनेटल मसल के एरिया में। तो इसकी जो क्लासिकल जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है, तो यहाँ पर पेन होता है, टिंगलिंग नमनेस होती है। अब जो इससे पहले वाला सिंड्रोम था उसमें यहाँ पर टिंगलिंग नमनेस ज्यादा थी, इसमें इससे डिस्टल पार्ट में यानी इससे आगे के भाग में टिंगलिंग और नमनेस। टिंगलिंग का मतलब होता है ऐसा लगना कि बहुत सारी सुइयां कोई चुभ रहा है। नमनेस का मतलब होता है आप उसको टच करते हैं पता ही नहीं चल रहा है, यानी सुनपन। तो सुइयां चुभना और सुनपन इतने पर्टिकुलर पार्ट में और आगे भी जा सकता है। उसके बाद लास्ट जो रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो सकता है वो जब पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व देती है, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो कि मेनली मोटर नर्व है उसका कंप्रेशन हो सकता है, उसमें टिंगलिंग नमनेस कम होती है कंपेयर टू जब हम प्रॉक्सिमल थे। तो रेडियल नर्व एक मिक्स्ड नर्व थी और उसमें सेंसरी कंपोनेंट भी था और मोटर कंपोनेंट भी था। लेकिन जब हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व पर आते हैं उसमें मेन कंपोनेंट मोटर है, तो उसका जो अगर टिंगलिंग नमनेस होता है तो उसका जो सिम्टम होता है वो मेनली मोटर फंक्शन में होता है, वो भी डिस्टल पार्ट ऑफ द, जैसे थंब के जो फंक्शंस है, थंब के फंक्शंस का जो ईपीबी, एपीएल और ईपीएल, ये सारे टेंडन्स के फंक्शन पे फर्क पड़ता है और लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर पे भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह डिपेंडिंग कि कहां पर रेडियल नर्व का कंप्रेशन है, उसके जो सिम्टम है वो उस साइट पर बहुत मैटर करते हैं। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो ये है कि जो स्वेलिंग है या जो कंप्रेशन हो रहा है, क्या वो सिर्फ नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि नर्व का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि कई बार कोई ट्यूमर है, नर्व शीथ ट्यूमर है या नर्व का प्रॉपर नर्व का ट्यूमर है, वो नर्व के आर्किटेक्चर को भी चेंज कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी एग्रावेट होते हैं और बहुत जल्दी परमानेंट वीकनेस या पैरालिसिस भी हो सकती है। तो इन केसेस में हमको एज सून एज वी स्टार्ट, जैसे ही हमें कोई सिम्टम मिलना शुरू होता है, तो हम पहली चीज जो पेशेंट को बोलते हैं वो है एक ईएमजी एनसीवी करा के हम देखना चाहते हैं कि क्या नर्व की स्थिति है। दूसरी चीज जो होती है वो एक इमेजिंग के फॉर्म में एक एमआरआई। नर्व के केसेस कंप्रेशन में एमआरआई एक बहुत ही यूजफुल टूल है और वो हमको वो पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर कंप्रेशन हो रहा है उसकी आइडेंटिटी और उसकी साइट और क्या कारण है जो कंप्रेशन कर रहा है। अगर कोई वो टिश्यू का बैंड है या फिर कोई ऐसा टाइट स्ट्रक्चर है तो जिसको सर्जिकली इंप्रूव भी किया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एमआरआई से मिल जाती है। एंड वंस एक बार क्लिनिकल डायग्नोसिस करके इन्वेस्टिगेट कर अगर हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज है जो हमारी नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो हम उसको सर्जिकली जाकर उस पर्टिकुलर पार्ट को खोलकर और उस टिश्यू को रिलीज कर विदाउट डैमेजिंग द नर्व हम उसको ठीक कर सकते हैं। रेयरली कई बार हमें नर्व की शीथ को भी रिलीज करना पड़ता है, जिसमें कई बार क्या होता है क्रोनिक कंप्रेशन की वजह से नर्व में स्वेलिंग आ जाती है। तो हम ना सिर्फ उस कंप्रेशन के एंगल को हटाते हैं, साथ साथ हम नर्व की शीथ को भी रिलीज कर देते हैं, जिससे जो नर्व की जो स्वेलिंग है वो नर्व को अंदर ही अंदर डैमेज ना करे और वो स्वेलिंग डिसिपेट हो जाए। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसको हम न्यूरोलिसिस बोलते हैं। तो इस तरह करके हम कंप्रेशन न्यूरोपैथी ऑफ रेडियल नर्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। रेडियल नर्व इंजरीज में अगर कंफर्म हो गया कि रेडियल नर्व इंजरी हो गई है तो करना क्या है, तो सर्जिकल ऑप्शंस क्या है। बेसिकली देखिए, अगर ओपन इंजरी यानी कोई शार्प कट है, सपोज यहाँ शार्प कट हुआ, यहाँ शार्प कट हुआ, जिसमें स्किन, उसके नीचे का मांस और नर्व कट गया, तो उसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको तुरंत अपने प्लास्टिक और हैंड सर्जन के पास जाना है और उसको बेस्ट पॉसिबल जगह पर जाकर रिपेयर करा लेना है। अगर शार्प कट होता है जैसे कि चाकू से या किसी धार वाली चीज से, तो उसकी रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं। कई बार गन शॉट वुंड है या फिर कोई क्रश इंजरी हो गई है, किसी मशीन में आ जाता है हाथ, रोड के एक्सीडेंट में घिस गया या उसमें कट गया, इन सारे केसेस में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं जितने शार्प कट में। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन यानी खुले घाव में अगर नर्व कट गई है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है एज अर्ली एज पॉसिबल अपने स्पेशलिस्ट के पास जाकर उस नर्व को रिपेयर कराएं। तो ये तो बेसिक एक ट्रीटमेंट में क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है जो मैंने क्लियर कर दी। अब हम आते हैं क्लोज्ड रेडियल नर्व इंजरी क्या बोलते हैं। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि ऊपर से कोई घाव नहीं। जब भी कोई किसी को सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, बाहर कोई घाव नहीं, लेकिन रिस्ट ड्रॉप या फिर सेंसेशंस गायब हो जाना, उंगलियां ना उठना, मतलब रेडियल नर्व पैल्सी के साइंस आ गए कि किसी व्यक्ति को एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद सब कुछ ठीक है और उसको ये साइंस आ गए। सबसे कॉमन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, सबसे कॉमन इसके साथ एसोसिएटेड है ये जो हमारी ह्यूमरस बोन है, इसका फ्रैक्चर। क्योंकि इसका कारण ये है कि रेडियल नर्व ह्यूमरस बोन के बहुत साथ साथ पीछे से घूम के चलती है। तो जब भी हड्डी टूटती है तो उसका जो भी शार्प पार्ट है तो कई बार वो नर्व के अंदर ही घुस जाता है या नर्व को काट देता है। तो एक तो इसमें जब भी फ्रैक्चर होता है और वो क्लोज फ्रैक्चर है तो हम एक्सरे देखते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ इंजरी क्या थी। और अगर तो शार्प कट बोन है और उसका स्पाइक निकल आया है और जो कि हमें लगता है कि नर्व में घुस गया होगा, तब तो डेफिनेटली जब हड्डी वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेट कर रहे होते हैं, कई बार वो हमको बुलाते हैं, कई बार वो खुद ही ऑपरेशन के दौरान चेक कर लेते हैं कि रेडियल नर्व कंटिन्यूटी में है कि नहीं। कई बार ये मिस हो जाता है। कई बार क्या होता है, देखने में ऐसा लगता है कि नर्व ठीक है, लेकिन हड्डी जोड़ के लिए वो ऑपरेशन कर देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता।
अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर है ह्यूमरस बोन का और सर्जरी हो गई है हड्डी की और नर्व ठीक नहीं हुई तो क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो नर्व को वही, अब हम वापस बेसिक्स पे जाएंगे, न्यूरोप्रेक्सिया हुआ है कि भाई हड्डी टूटी, उससे शॉक हुआ और नर्व शॉक में चली गई, वो 6 से 8 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसको कुछ इंजरी हुई, लेकिन कोई ऐसी इंजरी है जिसमें प्रॉब्ली सम रिकवरी करे, या फिर इसका जो न्यूरोप्रेक्सिया है वो इतना इस लेवल पर है कि उसको रिकवर आने में जो हमारा जो टारगेट है ऑर्गन, उसमें टाइम लगेगा, तो हमें फिर वापस हम जाते हैं एक्सरे को स्टडी करते हैं कि किस लेवल पर बोन का फ्रैक्चर हुआ है। सपोज अगर इस लेवल पर हुआ है तो इसके लिए हमें ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा, इस लेवल पे हुआ तो शायद थोड़ा कम, और इस लेवल पे हुआ तो तुरंत 3-4 महीने में हमें समझ में आ जाएगा कि रेडियल नर्व रिकवरी हो रही है। तो अगर जो कि मान के चले यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ है और उसके 6 महीने बाद भी रेडियल नर्व की रिकवरी नहीं हो तो हमें और वेट नहीं करना है। ये सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि फ्रैक्चर की साइट कहाँ है, हमारे ऑर्थोपेडिक कोलीग ने क्या फाइंडिंग्स ऑपरेशन के दौरान बताई कि भाई मैंने नर्व को चेक किया था, मैंने अच्छे से साइड में करके अपनी प्लेट लगा के और नर्व को वापस सेफली रख दिया है, तो उसमें डेफिनेटली हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम पता नहीं कर पाए हैं कि फ्रैक्चर, सपोज कई लोग बाहर से, कई बार कुछ रेयरली, कई बार नेल से भी ह्यूमरस का फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस कर देते हैं और उसके बाद रिकवरी नहीं आती। तो ऐसे केसेस में फिर मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 महीने से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। When we are not sure कि हमारा ऑर्थोपेडिक कोलीग को भी पता नहीं है, उन्होंने वो अंदर वुंड में गए ही नहीं है और उन्होंने बाहर से ही किया बिना कुछ डैमेज किए, तो 2 से 3 महीने में अगर कोई रिकवरी नहीं आई है तो डेफिनेटली रेडियल नर्व को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी कि हमारा आगे क्या होगा और कितने दिन का हमारा टाइम रहता है। तो बेसिकली एक बार जब हम नर्व को खोलकर रिपेयर करते हैं, सपोज हम प्राइमरी रिपेयर करते हैं, तो उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। कुछ टाइम तक हम हाथ को स्लिंग में रखते हैं, लगभग 1 महीने तक। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ एक रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट बना देते हैं। रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट क्या करता है, जब तक नर्व रिकवर नहीं करती तब तक वो रिस्ट को ऊपर करके रखता है। उसके अलावा हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। कई बार जब पेशेंट्स हमारे पास ओल्ड रेडियल नर्व इंजरी के आते हैं तो एक और प्रोसीजर है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर। उसमें हम कुछ मसल्स जैसे प्रोनेटरीज है, FCU है या FCR है और हमारे FDS है, इन सारी जो पार्ट हमारा नॉर्मली काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ हम टेंडन्स को लेकर, जैसे पामरिस लॉन्गस है, इन सब टेंडन्स को लेकर हम एक टेंडन ट्रांसफर करते हैं रेडियल नर्व का, जिसमें PT to ECR भी होता है, PL रीराउटेड टू EPL होता है और FCR/FCU to EDC होता है। बेसिकली इस टेंडन ट्रांसफर का प्रिंसिपल हाथ के सिनर्जिस्टिक फंक्शन पे है, यानी उंगलियों का फ्लेक्स होना और रिस्ट का एक्सटेंड होना, ये दोनों सिनर्जिस्टिक है। उंगलियों को सीधा होना और रिस्ट का फ्लेक्स होना, ये सिनर्जिस्टिक है। तो इस प्रिंसिपल पर आधारित ये टेंडन ट्रांसफर का प्रोसीजर हम ऑफर कर सकते हैं उन केसेस को जिसमें रेडियल नर्व को इंजरी निगलेक्ट हो गई और पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आया, इतना लेट कि हम नर्व की अब सर्जरी करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा, तो हमारे पास टेंडन ट्रांसफर का भी एक ऑप्शन रहता है। रेडियल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो कई लोग इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। मैं आज ये इस वीडियो के दौरान बताऊंगा कि रेडियल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो में क्या फर्क है। अगर हम अपनी एल्बो को देखें तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम मीडियल एपिकोंडाइल बोलते हैं और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। तो पहली चीज जो है, टेनिस एल्बो बेसिकली रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द एल्बो इन अ पर्टिकुलर मैनर, या फिर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस पार्ट पर स्ट्रेन डालती है, जिसको हम लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं, वो इस टेनिस एल्बो को कॉज करती है। बेसिकली इस पर्टिकुलर लेटरल एपिकोंडाइल के आसपास का, जॉइंट के आसपास का रीजन के एक्यूट इन्फ्लेमेशन को टेनिस एल्बो बोलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रेडियल टनल सिंड्रोम में। तो रेडियल नर्व जब पीछे से आगे आती है तो यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल के बीच में सुपाइनेटर मसल होती है, उसके अंदर से जब गुजर रही होती है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो टनल होती है, इसमें रेडियल नर्व पर प्रेशर आने की वजह से जो कंडीशन बनती है उसको हम रेडियल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो आप साइट देखिए, ये साइट है टेनिस एल्बो की और ये साइट है रेडियल टनल सिंड्रोम की, तो दोनों की साइट्स आ गई। अब सिम्टम्स कैसे होते हैं? टेनिस एल्बो में क्लासिकली इस एरिया में टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस का मतलब होता है इसको जब मैं छूंगा तो बहुत दर्द होगा, साथ ही साथ उसको पेन भी होता है। पेन में कैसे, जब भी कब वो रिस्ट को एक्सटेंड करेगा या एल्बो को बाहर एक्सटेंड करेगा या कुछ भी ऐसा काम करता है पेशेंट, तो उसका ये पेन एग्रावेट हो जाएगा। कोई भी हैवी एक्टिविटी करता है तो टेनिस एल्बो का पेन एग्रावेट हो जाता है। रेडियल टनल सिंड्रोम में पेन तो होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग और नमनेस, और टेंडरनेस हो सकती है, मे और मे नॉट बी देयर। तो जो टिंगलिंग, नमनेस, जो सेंसरी सिम्टम्स हैं, ये टेनिस एल्बो में नहीं होते। उसका जो मेन वो होता है पेन एंड टेंडरनेस। साथ ही साथ रेडियल टनल सिंड्रोम में अगर फ्यूचर में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार मोटर सिम्टम भी आ सकते हैं और रिस्ट की वीकनेस भी हो सकती है।
तो पहली तो लोकेशन, टेनिस एल्बो बहुत थोड़ा ऊपर होता है, रेडियल टनल सिंड्रोम थोड़ा नीचे होता है। दूसरा, नेचर ऑफ पेन, इसमें टिंगलिंग नमनेस, रेडियल टनल सिंड्रोम में टिंगलिंग नमनेस या वीकनेस ऑफ रिस्ट हो सकती है, जबकि टेनिस एल्बो में यहाँ पर पेन और टेंडरनेस होती है, रेयरली, बहुत ही रेयरली, आसपास के इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़ी बहुत टिंगलिंग नमनेस इस रीजन में हो सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट क्लासिकली सीन। तो ये लोकेशन, उसके सिम्टम और उनका ट्रीटमेंट। देखिए, रेडियल टनल सिंड्रोम एक सर्जिकल कंडीशन है जो किसी प्रेशर से हुई है, जबकि टेनिस एल्बो एक डिजेनरेटिव कंडीशन है जो कि किसी बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव यूज की वजह से हुई है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट यूजुअली कंजर्वेटिव होता है, मेडिसिन, रेस्ट एंड ये सब चीजें देकर उसको ट्रीट किया जाता है, जबकि रेडियल टनल सिंड्रोम में कई बार अगर मोटर सिम्टम आ गया, यानी पेशेंट का रिस्ट ड्रॉप हो गया है, उंगलियां नहीं उठा पा रहा है, अंगूठा नहीं उठा पा रहा है, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। हम ये मान के चलें कि एक तरह की कंप्रेशन न्यूरोपैथी है रेडियल नर्व की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। तो ये दोनों चीजों में होपफुली इस वीडियो से मैं ये कह पाया हूँ कि टेनिस एल्बो और रेडियल टनल सिंड्रोम एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं और इन दोनों का मैनेजमेंट भी अलग है और इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है।